हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हैदराबाद मुगल एम्पायर का पार्ट था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। उसके बाद इसमें कौन रूलर आएगा, फिर कैसे ये धीरे धीरे फ्रेंच इन्फ्लुएंस में चला जाएगा और बाद में फ्रेंच इन्फ्लुएंस से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, उसके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं हैदराबाद के बारे में। देखो, हैदराबाद को समझना है तो हमें इससे पहले कुछ इसके फैक्ट्स जान लेने कि किस तरीके से काम हुआ और क्या टाइमलाइन है, उसको समझ लेते हैं, फिर हम आराम से हैदराबाद को समझेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलो, अगर हम बात करते हैं हैदराबाद, तो ये साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोस्पेरिटी की, तो ये हाईली प्रोस्पेरस है, हाईली प्रोस्पेरस। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? मेन रीजन तो रिसोर्सेज ही है। रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर, लैंड फर्टिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम बात करें, क्योंकि वहां पे दोआब रीजन है, तो ऑब्वियस है लैंड फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी। लैंड फर्टिलिटी अच्छी है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो लोगों के पास में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो पैसा भी लोगों के पास बहुत होगा। तो यहाँ पे जो भी गवर्नर होगा मुगल एम्पायर का, वो सेंटर में पैसा बहुत देगा, तो ऑब्वियस है सब चाहेंगे कि यहाँ पे गवर्नर बन के जाए और यहाँ पे काम करे। पॉइंट क्लियर है? तो कुछ इस तरीके का काम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एनेक्सेशन की, तो एनेक्सेशन यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं बात करूं हैदराबाद का, कभी भी एनेक्सेशन नहीं होता है, कभी एनेक्स्ड नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि इसका एनेक्सेशन डायरेक्ट हो गया, जैसे अवध को पूरी तरीके से एनेक्स कर दिया, जैसे हमने देखा बंगाल को एनेक्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद कभी भी एनेक्स्ड नहीं होगा। यहां पे इनडायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है वो हम आगे चल के समझेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, अब अगर यदि मैं बात करूं, ये अगर इसकी एक टाइमलाइन देखते हैं कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मुगल एम्पायर का पार्ट था, मुगल्स का पार्ट है। अब मुगल्स का पार्ट है तो मुगल्स कहां बैठे हैं? सेंटर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। वो अपने गवर्नर यहां पे अपॉइंट करेंगे और यहां पे भेजेंगे अपॉइंट करके। ठीक है, तो यहां पे आएंगे, इनके लोग होंगे, वो यहां पे रूल करने के लिए आएंगे, इसको गवर्न करने के लिए आएंगे। धीरे धीरे ये मुगल एम्पायर से अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। कैसे होगा वो अभी देखेंगे, हम अपने समझेंगे इसको भी कैसे होगा ये, या किस तरीके से करेंगे। इसके बाद यहां पे होगा कुछ ऐसा कार्नाटिक वॉर, क्योंकि यूरोपियंस आ चुके हैं, यूरोपियंस आएंगे तो वो इनकी फोल्ट लाइन को समझेंगे कि यहां पे क्या फोल्ट लाइन है, और फोल्ट लाइन क्या है? सक्सेशन की, सक्सेसर की, कि कौन रूलर बने। जब इसमें जो इस हैदराबाद को इस्टेब्लिश करने वाला है, ठीक है, जिसने अपनी डायनेस्टी को चलाने की शुरुआत की, जब वो चला जाएगा तो उसकी जगह पे अब अगला रूलर कौन बनेगा, उसकी लड़ाई को लेके ये फोल्ट लाइन यूरोपियंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां से फ्रेंच इस चीज का फायदा उठाएंगे सबसे पहले। तो फ्रेंच जब इसका फायदा उठाएंगे तो वो अपना इन्फ्लुएंस इनके कोर्ट में बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब कार्नाटिक थर्ड वॉर होगी तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और फ्रेंच को पूरी तरीके से बाहर निकालेगी और अपना इन्फ्लुएंस यहां पे बनाएगी। ठीक है, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी या इनको अपने फेवर में लेके आएगी। ठीक है, ये सारी कहानी कैसे होगी अब हम इसको समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर। चलिए, तो अब देखते हैं कैसे ये सारे काम होंगे, किस तरीके से ये अपने आप को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक जेंटलमैन है जिसका नाम है दैट इज कमरुद्दीन, कमरुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, ये एक तुरानी नोबल है, तुरानी नोबल, जो कहां पे बैठा हुआ है?
जो कि मुगल कोर्ट में बैठते हैं, मुगल एम्पायर में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें इफेक्टिवली, ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी सोच बहुत अच्छी है, ये डिसीजन लेने में बहुत मतलब इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव। और ये बैठा क्या है, ये औरंगजेब के कोर्ट में बैठा है। ठीक है, तो इसकी सोच को लेके, इसके काम को देखते हुए औरंगजेब ने इसको एक टाइटल दिया, दैट इज नोन एज चिन कुलिच खान। चिन कुलिच खान, ये टाइटल कौन देता है इनको? ये टाइटल देता है औरंगजेब। कहता है कि आपके काम से हम बहुत खुश हैं, आप जो काम कर रहे हो, आपका जो सोचने का तरीका है कि किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, कैसे एम्पायर चलाना चाहिए, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपको हम एक टाइटल देते हैं जिसका नाम है चिन कुलिच खान। ठीक है, 1707 में औरंगजेब चले जाते हैं, उसके बाद और रूलर्स आएंगे, फिर बाद में फर्रुखसियार आते हैं। तो ये फर्रुखसियार के टाइम में भी वहाँ होते, कोर्ट में होते, फर्रुखसियार यहाँ पे लिखते हैं, फर्रुखसियार। ठीक है, तो फर्रुखसियार भी इनके काम से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से इनके काम को देखा। तो क्योंकि फर्रुखसियार ने इनके काम को देखा, तो इन्होंने भी इनको एक टाइटल दिया, निजाम उल मुल्क। बंदा वही है, बंदा वही है, कमरुद्दीन सिद्दीकी है, लेकिन बस इसके टाइटल बदले जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब फर्रुखसियार के टाइम में इनको बोला गया कि भाई देखो, एक काम करो, आप मुगल के कोर्ट में ना बैठ के अब आपको हम एक गवर्नरशिप देते हैं, और आप क्या करो, आप गवर्नर बन जाओ। कहाँ के? अवध के। आप अवध वाले सूबे को संभालना शुरू करो, आप वहां जाइए, उसको संभालो। तो इनको वहां भेज दिया जाता है। ये थोड़े टाइम वहां पे रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे यहां से जाना चाहिए और डेक्कन में चले जाना चाहिए। तो ये साउथ में चले गए। ठीक है, वहां की गवर्नरशिप को देखना शुरू करते हैं, वहां के काम को देखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गवर्न किया जा सकता है, कैसे यहाँ के काम को संभाला जा सकता है। ये उस चीज को संभालने के लिए साउथ में चले जाते हैं। ठीक है, अब फर्रुखसियार क्योंकि किसकी हेल्प से बने थे? तो ये बने थे सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, सैयद ब्रदर्स। तो इसने क्या देखा, फर्रुखसियार ने देखा कि भाई जो भी रूल चल रहा है, जो भी रूल चल रहा है, जो भी एम्पायर मेरे चलाने की कोशिश कर रही है, मेरे जो थॉट्स हैं एक्चुअल मेरे ना होके मेरे को भी चलाया जा रहा है सैयद ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, ये दोनों मिलके मेरे को चला रहे हैं। तो मुझे एक काम करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये सैयद ब्रदर्स जो मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं इनको हटा दूं और कोई मेरी इसमें हेल्प करे। तो उसके लिए इसने ट्रस्ट किया कि चलो मैं एक काम करता हूं, कमरुद्दीन को बुला लेता हूं। तो इसने कमरुद्दीन को अप्रोच करने की सोची। तो ये बैठ के ऐसे कोर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज को लेके कि हम सैयद ब्रदर्स को हटाते हैं, कैसे हटाएं। तो उनके कुछ जासूस बैठे हुए थे, उन्होंने जाके सैयद ब्रदर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे फर्रुखसियार आपको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कर लीजिए अपने बारे में। तो सैयद ब्रदर्स ने मराठाज को बुला लिया। जब तक निजाम उल मुल्क या कमरुद्दीन सिद्दीकी वहां पे पहुंचे, उससे पहले ही फर्रुखसियार को निपटा दिया। फाइल खत्म हो गई। अब ये पहुंचते, उस टाइम में यहां पे आ गया नेक्स्ट रूलर, दैट इज मोहम्मद शाह रंगीला। और सबसे बड़ा जो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है, टूटने की शुरुआत होती है, वो सबसे ज्यादा यहीं से शुरू होती है। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं पीछे अच्छे से। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हेल्प ली निजाम उल मुल्क की। क्या किया कि क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला इस चीज को समझ चुका था कि सैयद ब्रदर्स अगर यदि मेरे को रूल करना है, अगर मुझे रूल करना है, तो सैयद ब्रदर्स को हटाना पड़ेगा, तब ही मैं अच्छे से एम्पायर को इस्टेब्लिश कर सकता हूं, एम्पायर चला सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इनको हटाना पड़ेगा। और इनको हटाने के लिए इसने हेल्प ली निजामुल मुल्क की। तो जैसे ही निजामुल मुल्क की हेल्प ली, तो अब निजाम जो कि अब सब चीजें जानता है, हर चीज को जानता है, ये चाहता है कि मेरे को यहाँ का कुछ बनाया जाए। तो इसको यहाँ पे क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर। ठीक है, जो कि
एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री बना दिए एक तरीके से इनके, ठीक है। अब सब कुछ अपने काम अपने अंडर में ले रहे हैं, सारे काम अपने का अंडर कर रहे हैं। धीरे धीरे इसके काम को देखते हुए इसने टाइटल दिया दैट इज नोन एज असफ जा। कौन सा टाइटल दिया? असफ जा। किसको दिया? कमरुद्दीन सिद्दीकी को। ध्यान रखना, कमरुद्दीन सिद्दीकी को 3 टाइटल मिले हुए हैं। पहला टाइटल चीन कुलिच खान, दूसरा निजामुल मुल्क और तीसरा असफ जा। हम एक्चुअल में हिस्ट्री में नाम को इनको इससे जानते हैं कि निजामुल मुल्क है या असफ जा है। एक्चुअल में ये टाइटल है, एक्चुअल नाम इसका कमरुद्दीन सिद्दीकी है। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस बात को ध्यान रखना है। अब क्योंकि इसके साथ के जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो इसके साथ में मिनिस्टर बैठे हैं, क्योंकि इनको निज़ाम की एक तरीके से हम पदवी मिल चुकी है, ठीक है, उस सीट पे बैठे हैं। अब इस सीट पे बैठ के इनको परेशानी होगी जो इसके बगल में बैठे हैं, क्योंकि सब के सब इस चीज़ से जेलस फील करेंगे कि भाई सारा कंट्रोल इसने ले लिया है, निज़ाम बन गया है ये, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, कैसे भी करो इसको हटाइए। तो इसकी रोज कंप्लेन आए और वो कंप्लेन रोज रूलर को चली जाए कि देखो ये आपने निज़ाम बनाया है, ये कैसा निज़ाम बनाया है, इससे तो काम ही नहीं होता है, इसको काम करना ही नहीं आता, इसको बोलने का तरीका नहीं पता है, इससे किस तरीके से डील करना है यही नहीं पता है। तो इस तरीके की रोज कंप्लेन, छोटी छोटी कंप्लेन रोज रूलर के पास जा रही है, रोज कोर्ट में डिस्कशन हो रहा है। अब कोई बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया जिसको इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, तो ये सोच रहा है कि यार मैं बैठा क्यों इस कोर्ट में जब मेरी वैल्यू ही नहीं है, मैं बात बोल रहा हूँ लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है, तो मेरा यहाँ पे रहना कोई फायदे वाली बात नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सेंटर में जो बैठा हुआ है ना रूलर, वो वीक है, ठीक है, अदरवाइज किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई को बोल पाए। पॉइंट क्लियर है? तो इसे ये सब चीज़ों का एहसास था, तो इसने सोचा कि मुझे यहाँ ना रह के अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए, और ये 1924 में ये अपने आप को यहाँ से लेके बाहर जाता है डेक्कन की तरफ, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि मुझे साउथ में जाने। अब एक बात सोचो, जो बंदा पहले से रूल करने के लिए आया हुआ था, अब ये सेंटर में चला गया, अब इसकी जगह जब खाली है तो कोई ना कोई तो गवर्नर आ चुका होगा ना। ये हैदराबाद जब गया तो हैदराबाद में इसने देखा कि वहां पे एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है, गवर्नर, हैदराबाद का गवर्नर बनके कोई और बैठा हुआ है, और उसका नाम है मुबारिज खान। मुबारिज खान ये ऑलरेडी गवर्नर बन के बैठा है यहाँ पे हैदराबाद में। अब ये जब बैठा है तो इसने कहा कि भाई एक काम करो, असफ जाने जाके बोला मुबारिज खान को कि आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ के सूबे को संभालने की कोशिश करता हूँ, मैं संभालता हूँ, आप चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नॉर्थ में चले जाइए आप। अब ये क्यों जाए? जो बंदा सेंटर से बिल्कुल दूर बैठा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बीच में विंध्यन आ गया, सतपुड़ा आ गया, तो नीचे के पार्ट को कंट्रोल करना बिल्कुल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं काम सेंटर के अंडर ही होगा, लेकिन अपना एरिया इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे बार बार कोई भी इंटरफेरेंस करने के लिए नहीं आएगा सेंटर से। पॉइंट क्लियर है? तो इस चीज़ का ये फायदा मुबारिज खान देख रहे हैं कि भाई मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं बैठूंगा। इस चीज़ के लिए अब इसको बुरा लगा कि भाई मैंने तेरे को प्यार से समझाया लेकिन तू नहीं मान रहा है, तो चल अब एक काम करते हैं, तुझे ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बैटल होती है, बैटल बिटवीन मुबारिज खान और किसके बीच में? दैट इज असफ जा। अब यहाँ पे टाइटल ये ले लेते हैं, छोटा है, असफ जा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शक्कर खेड़ा की लड़ाई, शक्कर खेड़ा, बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा, ठीक है, 1724 में एक बैटल होती है मुबारिज खान एंड असफ जा के बीच में, दैट इज नोन एज शक्कर खेड़ा बैटल। पॉइंट क्लियर है? इसमें इसको हरा दिया जाता है, असफ जा अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, और वो कहता है कि अब एक काम करते हैं, हम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंट बनाएंगे। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से असफ जा अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा और हैदराबाद में अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेगा। अब कहोगे कि ये अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कैसे कर पाया? भाई इसकी वजह से रूलर बैठा हुआ है,
पॉइंट क्लियर है? इसकी वजह से मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करके इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो ये अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, यहां से अपनी डायनेस्टी को ये चलाना शुरू करेगा और हैदराबाद को एज ए रूलर इस्टेब्लिश करेगा। पॉइंट क्लियर है? अब होगा क्या, अब समझिए जरा। पहला पॉइंट तो ये है, ये अपने रिलेशन, ऐसा नहीं है कि मैं रूलर बन गया हूं तो चलो अब मेरा क्या काम है सेंटर से, नहीं, ये सेंटर में रेगुलर कांटेक्ट करता है, रेगुलर वहां पे बातें करता है, वहां पे इसके कांटेक्ट रिलेशन, अगर यदि हम बात करें रिलेशन की तो वो बेटर है, बहुत अच्छे रिलेशन है। ऐसा नहीं है जैसा हमने अवध में देखा कि पहले जब अपॉइंट होता है रूलर तो उस टाइम में तो उसने पैसे भेज दिए, उसके बाद वो पूछ ही नहीं रहे सेंटर की तरफ से, तो आपस में एक दूसरे की दरारें आ गई ना कि अवध का सेंटर से कोई लेना देना नहीं है और सेंटर का अवध से लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां पे ये गलती कमरुद्दीन सिद्दीकी नहीं करता, वो अपने रिलेशन जैसे थे, जैसे चल रहे थे वैसे ही रिलेशन यहां पे बना के रखता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब इसके सामने प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम इसके सामने थी इसी के बगल में, और वो है मराठास। और मराठास एक्चुअल में एक्सपेंशनिस्ट है, ये बात आप जानते हो, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। मराठास है वो एक्सपेंशनिस्ट है। मराठास में इसके कंटेम्प्रेरी है बाजीराव, और ये तो है ही एक्सपेंशनिस्ट, तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके सामने कौन है? बाजीराव, क्योंकि वो एक्सपेंशन करेंगे और बिल्कुल अगल बगल में बैठे, इधर हमारे पास में हैदराबाद है तो इधर मराठास बैठे। पॉइंट क्लियर है? तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मराठा बन के निकल के आएंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या या चलेगा क्या? इसके लिए यहां पे कमरुद्दीन सिद्दीकी सोचता है कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्न करने का तरीका है वो अच्छा हो। तो ये नॉर्थ इंडिया से ऊपर से लोगों को लेके आता है, गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लेके आता है, ताकि मेरी हेल्प कर सके, मुझे बता सके कि मुझे मराठास के अगेंस्ट किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए ताकि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। यहाँ पे अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करना है तो वो कैसे मैं इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, किस तरीके से उनसे बच सकते हैं। ठीक है, उनको मनसब बनाया, नॉर्थ इंडिया से लोगों को लेके आया तो वहाँ पे उनको मनसब दिए, जागीर दी उनको, ताकि ये इसके फेवर में काम कर सके। पॉइंट क्लियर है? इसी के टाइम में क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला है, रूलर है, वो वीक है, इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियस है धीरे धीरे और पार्ट टूटना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम मेन कब आती है? मेन प्रॉब्लम आती है जब ये कि जब भी दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी, दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा दोस्त है मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली पे आती है तो वहां पे निजाम भाग के जाता है, उठेगा जाएगा कि चलो मैं हेल्प करने के लिए आता हूं, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। प्रॉब्लम आती है मेन 1739 में। मेन प्रॉब्लम कब आती है? 1739। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। 1739 इस टाइम पर नादिर शाह का अटैक होता है। नादिर शाह, जब नादिर शाह अटैक करेगा, इन्वेड करेगा इंडिया पे, तो इस टाइम पर होगा क्या? होगा कुछ ऐसा, यहां पे जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसके दो सूबेदार हैं। कौन कौन है? एक तो है हमारे पास में अवध में बैठा हुआ है, दैट इज सादत खान, और दूसरा हैदराबाद में बैठा हुआ है निजाम या असफ जाह, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है तो इन दोनों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई दिल्ली को बचाओ, तो दिल्ली को बचाने के लिए दोनों पहुंच जाते हैं। सादत खान कहता है कि चलो मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि ये भी दोस्त है मोहम्मद शाह रंगीला का, इधर असफ जाह भी दोस्त है, दोनों उठ के जाते हैं सेंटर की तरफ कि चलो हम आते हैं, आप टेंशन मत लो, हम बैठे, हम आते हैं। अब हुआ क्या, इस टाइम में असफ जाह को किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने
कि भाई मैं तुझे एक टाइटल देता हूं मीर बख्शी। टाइटल का मतलब है कि मैं तुझे ये पोस्ट देता हूं, ठीक है, मीर बख्शी बनाता हूं मैं तुझे। अब तो निजाम नहीं है, अब तो मीर बख्शी है, मतलब उससे भी बड़ा। अब ये चीज इसको चुभेगी, इसको चुभी। क्यों? सादत खान क्या सोच रहा है कि भाई हेल्प करने तो मैं भी आया और हेल्प करने ही हैदराबाद का बंदा आ रहा है, हम दोनों में फर्क कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी इसको मीर बख्शी बना दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ बनाया ही नहीं। तो इस बात को, क्योंकि ईगो बीच में आ गई है, ध्यान देना, अगर ये ईगो ना होना तो नादिर शाह का इन्वेजन इतना बड़ा नहीं हो पाता जितनी ये सारी सिचुएशन बनी। यहां पे मेन चीजें ईगो की आ रही है। ये बीच में ही वापस लौट जाता है कि भाई भाड़ में जाए दिल्ली, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप तो अपने मतलब के लिए आ रहे हो, मैं चला। इस बात को देखते हुए असफ जाह थोड़े टाइम तो और लड़ा, लेकिन बाद में देखा कि भाई अब बात नहीं बन पाएगी, अब मुझे यहां से वापस लौट जाना चाहिए। तो असफ जाह भी वापस लौट जाता है। पहले तो ये चला गया, फिर उसके बाद असफ जाह भी चला गया, बाद में बचा मोहम्मद सारंगीला अकेला। तो वो पूरी तरीके से इन्वेड करते हैं वहां पे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चला जाता है दिल्ली को। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें हो रही है। 1748 में भाई साहब की मौत हो जाती है। 1748 में कमरुद्दीन सिद्दीकी मर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये गए तो मेन प्रॉब्लम आ गई कमरुद्दीन सिद्दीकी, या हम इनको लिख सकते हैं असफ जाह। असफ जाह 1748 ये चले गए। इनके जाने के बाद लड़ाई होती है सक्सेसर की, और उसमें 3 लोग बैठे हैं। 3 लोग कौन कौन बैठे हैं? नासिर जंग, नासिर जंग, दूसरे हैं मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, और तीसरे हैं सलाबत जंग, सलाबत जंग। ये 3 लोग हैं, तीनों की तीनों सक्सेसर की लड़ाई के लिए बैठे हैं। एक्चुअल में ये बेटा है, बेटे के बेटे हैं, मतलब दादा पोते इस तरीके से हो रहा है ना। तो इनके बीच में लड़ाई हो रही है कि मेरे को बनना चाहिए, मेरे को बनना चाहिए, मेरे को रूलर बनना चाहिए। अब इसी टाइम पे हम देखते हैं 1748 में कर्नाटिक फर्स्ट वॉर हो चुकी है। 1746 टू 48 फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हो चुकी है। इस टाइम में फ्रेंच पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि हम यहां पे अपनी आर्मी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडिया की आर्मी में जो यहाँ पे रूलर है, उनकी जो आर्मी है उसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इसी चीज के लिए वो फॉल्ट लाइन ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कमी क्या है। इसके लिए नासिर जंग ये कहता है कि मुझे रूलर बनना चाहिए, मुजफ्फर जंग कहता है कि मुझे रूलर बनना चाहिए। तो मुजफ्फर जंग चला जाता है फ्रेंच के पास, फ्रेंच के पास कि भाई मेरी हेल्प कीजिए, मुझे रूलर बनाने में मेरी हेल्प करो, आपने कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ही काम आप मेरे साथ करो। इसीलिए नासिर जंग ने ये देखा कि मुजफ्फर जंग तो फ्रेंच की हेल्प लेने जा रहा है, तो नासिर जंग पहुंच जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि आप मेरी हेल्प करो। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच जो यूरोपियंस हैं वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और वो यहां पे इसी चीज का फायदा उठाने के लिए शुरुआत करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो फिर होती है कर्नाटिक सेकेंड वॉर, कर्नाटिक सेकेंड, और इसमें हम देखते हैं नासिर जंग प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मुजफ्फर जंग और फ्रेंच आपस में एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि नासिर जंग हार रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाग जाती है, नासिर जंग को मार दिया जाता है और रूलर बना दिया फ्रेंच ने इसको, मुजफ्फर जंग को। रूलर किसको बना दिया? मुजफ्फर जंग को। अब यहां पे रूलर बनाने के लिए जो फ्रेंच थे उनमें कौन है? डुप्ले। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक की जो वीडियो हमने बनाई है कर्नाटिक वॉर फर्स्ट, कर्नाटिक सेकंड, कर्नाटिक थर्ड, तो एक बारी वो पार्ट देखिए, वहां पे पूरा अच्छे से इस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। लेकिन यहां भी अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे मुजफ्फर जंग बना, ठीक है।
अब डुप्ले जो सारा खेल खेल रहे हैं, इसने एक बंदा अपॉइंट किया, दैट इज नोन एज बसी। इसको बोला कि आप जाओ इनके कोर्ट में, ठीक है, इनके कोर्ट में बैठो, बात करो, मुजफ्फरजंग को समझाओ कि भाई मेरे हिसाब से रूल करना है, जैसा रूल मैं बताऊंगा, जैसा डुप्ले कहेगा वैसा आपको रूल करना है। अगर वो वैसा रूल करता है, मुजफ्फरजंग वैसा रूल करता है, इसको बोल दिया था कि जैसा हम बोलेंगे वैसा अगर ये रूल करे तो ठीक है, अगर ना करे तो इसकी फाइल को निपटा देना, और जो सलाबत जंग है इसको रूलर बना के आ जाना। अब ये बात बसी को पता है, इसने जाके मुजफ्फरजंग को बोला कि भाई हम जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा करो। मुजफ्फरजंग ने बोला कि भाई रूलर मैं हूं, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करो, ठीक है आप कोर्ट में बैठना चाहते हो कोर्ट में बैठिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। ये बात बसी को पसंद नहीं आई, बसी ने मुजफ्फरजंग की फाइल निपटा दी। अब ये भी गया, ये भी गया, तो इन्होंने सलाबत जंग को रूलर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब एक तरीके से देखें तो पूरी तरीके से कठपुतली किसकी है, फ्रेंच की। जो रूलर है वो कठपुतली किसका है, वो तो फ्रेंच का है, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यही सेम प्रोसेस अब देखते हैं कार्नाटिक थर्ड वॉर में। कार्नाटिक थर्ड वॉर में होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और जैसे ही, क्योंकि उनका सारा लड़ाई यूएस में हो रहा था, वो सारी जब फाइल वहां से निमटती है तो उसके बाद होगा क्या, ये अपने पावर का यूज करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पेरिस ट्रीटी होती है उसमें बोलती है कि जो फ्रेंच यहाँ पे आर्मी नहीं रखेंगे। दूसरी चीज, जो भी इन्होंने हैदराबाद में जो इनका बंदा जो बिठा रखा है कोर्ट में उसको वापस बुला लो। तो इस तरह से कर्नाटिक थर्ड वॉर में जो बसी है वो वापस लौट जाता है, इसको वापस बुला लिया। तो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था, फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है वो हैदराबाद से पूरी तरीके से बाहर चला गया, और पूरी तरह से अब जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने हिसाब से रूल करना शुरू करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने प्रॉब्लम क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें ध्यान रखना है कि हैदराबाद को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं लेना है, इसमें रूलर है वो बना रहेगा, सलाबत जंग है उसको रूलर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद की साथ में प्रॉब्लम है मराठा। एक तो ये बैठे, इसी के नीचे मैसूर है, ये दोनों निकल के आ रहे हैं, मराठा भी निकल के आ रहे हैं, दोबारा से अपने आप को रिवाइव करेंगे। ऐसे ही मैसूर है नीचे, यहाँ पे टिपू सुल्तान और उसके फादर, ये दोनों के दोनों हैदर अली, ये यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब क्या सोच रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि भाई हमें हैदराबाद को एनेक्स नहीं करने हैं, अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो वापस से, क्योंकि लोगों में इमेज हमारी खराब हो जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंट्रोल करने आ रही है और ये हमें किसी भी टाइम पे यहाँ पे हरा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ का लोकल रूलर यहाँ पे बैठा है, यहाँ के लोकल बंदे यहाँ बैठे हैं, तो उनको पता है कि इनको कैसे टैकल करने हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल इनके ऊपर बहुत अच्छे से होगा, तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ध्यान से सुनना, हैदराबाद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कितना बनाना है, इतना नहीं बनाना कि वो हमें हरा दे या हमारे पीछे पड़ जाए या हमें मारना शुरू कर दे। इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो मैसूर से निपट पाए और मराठा से निपट पाए, इनसे निपट ले, हमारे सामने बोलने की हिम्मत ना करे। बस हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है मराठास को, सॉरी हैदराबाद को। पॉइंट क्लियर है। तो इनको इतना सपोर्ट करते रहो ताकि ये मैसूर को भी आगे ना बढ़ने दे और मराठास को भी। इस तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लेके आती है और अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू करती है। और ये हम देखेंगे 1799 तक ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। जिस दिन मैसूर खत्म हो जाएगा, जिस दिन मराठा खत्म हो जाएंगे, उसी दिन हैदराबाद के सामने लाके एक ब्लैंक पेज लाके रख देंगे कि ये लीजिए ब्लैंक पेज आपके सामने है, आप इस पे साइन कीजिए। अब ये पूछेंगे कि ये क्या है,
तो कहेंगे ये कुछ नहीं है, सब्सिडरी अलायंस है। सब्सिडरी अलायंस ये क्या होता है, ये हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो ये है हमारे पास में हैदराबाद, ये 1947 तक चलता रहेगा, अपने रूल करते रहेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में हैदराबाद के बारे में कि किस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस लेके आती है और कैसे अपने कंट्रोल में लेती है, उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये हैदराबाद का जो टॉपिक है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।